हेलो दोस्तों, मैं अनुराग पाठक। इकोनॉमिक्स डाइट के इस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी आर्टिकल, किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाए। क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है? जब किसी भी कॉन्सेप्ट को हम ब्रेक डाउन करते हैं और ऐसे पॉइंट पे एनालाइज करते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कवर हो और वहीं पे सॉल्यूशन मिलता है, जिससे कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाए, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को आप कैरी कर पाए। तो आज हम इस बेसिस पे देखेंगे कि आर्टिकल जो हिंदू में आया है वो जेंडर बजट के ऊपर आया है 2024 में। गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, ये पूरी स्टोरी उसी के ऊपर है। अब मेन मकसद क्या है हमारे इस आर्टिकल का? तो यूपीएससी के फ्रंट से देखें तो हम कुछ इस तरह से कंटेंट को डेवलप करेंगे कि जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसके आसपास के कंटेंट आप डेवलप कर पाएं। और अभी से आप थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी तैयार करें कि आप आने वाले प्री और मेंस के लिए करंट बेस्ड कंटेंट के साथ रेडी हूँ, अपडेटेड हूँ। तो इस पर ये क्वेश्चन देखो, एक बन सकता है, डिफाइन जेंडर बस्टिंग एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस अचीविंग in achieving gender equality in India, discuss the challenges in its effective implementation। तो मैं केवल हिंट दे रहा हूँ, तो आप अपने माइंड को थोड़ा अटेंटिव रखना कि हम इस तरह के कंटेंट ढूंढेंगे। एक आपको केस बेस्ड स्टडी भी आ सकता है, जैसे जल जीवन अभियान पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसी रेस्पेक्ट में मैं ये पॉसिबल क्वेश्चन देखता हूँ। The National Rural Livelihood Mission has been lauded for its contribution to women's empowerment. Critically evaluate its achievement and limitation promoting gender equality in rural India। तो चलो आप हम इसके आगे के आइडियाज को देखते हैं। तो जेंडर बस्टिंग क्या होता है? बजट तो आप सब जानते हो, इट इज एन अटेम्प्ट टू मेकिंग एन बैलेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, फ्लो वेरिएबल्स। बजट जो मिसकंसेप्शन है हमारा, हमें लगता है कि बजट का मतलब समथिंग रिलेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है कि बैलेंस करना, दो फ्लो के बीच में बैलेंस करना, बैलेंस बिटवीन टू फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो ये तो ठीक है। तो जेंडर बजट क्या है? जेंडर बजट एक गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है जहाँ पे फंड के इनफ्लो एंड आउटफ्लो से गवर्नमेंट चाहती क्या है कि जेंडर इक्वालिटी आए। और किससे? पब्लिक फंड से। और इसीलिए जेंडर बजट जो है बहुत ही क्रुशियल हो जाता है मेल और फीमेल के बीच में, एक सोसाइटी में एक इक्विटी लाने के लिए, एक तरह का दोनों के बीच में बैलेंस, मतलब कि जो बेनिफिट है ग्रोथ की उन सब के पास पहुंचे और एक प्रोपोर्शन में पहुंचे। और इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो एनालाइज करती है कि कैसे फंड के कलेक्शन को किस तरह से स्पेंड किया जाए, कैसे स्ट्रक्चर किया जाए जिससे कि बेनिफिट अच्छे लेवल से सोसाइटी के हर, इनफैक्ट मेल के पास तो वुमेन के भी हर कैटेगरी में पहुंचे। जो जेंडर बजट है, इसके जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जेंडर बजट स्टेटमेंट। जेंडर बजट स्टेटमेंट है क्या? एक तरह का ये डॉक्यूमेंट है जो मेन बजट के साथ अलॉटेड होता है, लाइक गवर्नमेंट उसको रिलीज करती है। और इसमें स्पेसिफिक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया रहता है एक्सपेंडिचर का और स्कीम का, जिससे कि हमें एकदम आइडिया हो, क्लियर कट आइडिया हो कि गवर्नमेंट जेंडर बस डेवलपमेंट, लाइक बैलेंस के बीच इनइक्वालिटी को हटाने के लिए क्या कर रही। तो इसका औचित्य क्या है, लाइक व्हाट इज द रेलेवेंस? अब देखो, मैं आपको यहीं पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से आपकी जो क्वालिटी है थिंकिंग वो नहीं होगी इम्प्रूव, जब तक आप इसमें खुद का एनालिसिस ना निकालो। तो जब आप देखते हो कि डॉक्यूमेंट के अलावा एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जेंडर बजट के ऊपर है, ये 2021 का जेंडर बजट का रिपोर्ट है इसमें, तो इससे एक गवर्नमेंट को दिखता है कि गवर्नमेंट ने क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की। तो एक क्लियर पिक्चर ये स्टेटमेंट क्या करता है, ये एकदम बिल्कुल गवर्नमेंट के आइडियाज को भी, गवर्नमेंट्स आइडिया को भी, क्लियर पिक्चर ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द जेंडर बजट इज वेरी मच व्हाट इंपरेटिव हियर इन दिस डॉक्यूमेंट। तो ये बताती है कि देखो गवर्नमेंट कितनी कीन है, इसलिए इतनी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट अलग से निकाला है। दूसरा, जब डेटा के बुकलेट के नाम पे डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो एक तरह से दिखता है कि बिल्कुल सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो एक तरह की ट्रांसपेरेंसी को गवर्नमेंट प्रमोट करती है। और इसलिए गवर्नमेंट इस ट्रांसपेरेंसी से करना क्या चाहती है कि अपने पूरे इंफॉर्मेशन को पब्लिक स्क्रूटनी के लिए सामने रख देना चाहती है, पब्लिक स्क्रूटनी के लिए सामने रख देना चाहती है। तो अब देखो कुल मिलाकर के इसका पर्पस क्या है कि
गवर्नमेंट चाहती है कि एक तरह से इसके ऊपर एक पॉलिसी एनालिसिस हो पाए, पब्लिक डिबेट हो, और इसमें बहुत हद तक कुछ केस स्टडीज भी दिखती है कि 2018 में गवर्नमेंट ने इस एवज में कुछ एलोकेशन कम किया तो एक डिबेट स्टार्ट हुआ, और इस डिबेट ने गवर्नमेंट को फिर से एक तरह का मोटिवेट या फिर प्रेशराइज किया कि एलोकेशन को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। इसलिए तो ये एक मकसद है इस डॉक्यूमेंट का। साथ ही साथ एडवोकेसी करने के लिए भी, एडवोकेसी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस डेटा के बेस में एनालिसिस करते हैं और गवर्नमेंट को पुश करते हैं, गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक तरह से प्रेशर डेवलप करते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जेंडर बस्टिंग के लिए और थोड़ी सहज हो जाए और सजग हो जाए, जिससे कि एलोकेशन और हो। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन विमेन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से डेटा के ऊपर बेसिस किया जा सकता है। इंडिया में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप नाम सुने होंगे, ऑक्सफैम इंडिया के नाम से। ये इसी डेटा के बेसिस पे एक तरह की एडवोकेसी का इन द सेंस प्रपोजल देती है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इस तरह के भी बहुत सारे प्रोग्राम चला सकती है। तो एक देखो, इसका मकसद यही है, एडवोकेसी टूल है ये, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी तो है ही, पब्लिक डिबेट के बेसिस में पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस कर सकते हैं हम इससे। और जो सबसे लिस्ट बट नॉट द लास्ट इज अ डेटा सोर्स, ये एक तरह का डेटा सोर्स भी बन जाता है। किसके लिए? फर्दर रिसर्च करने के लिए। और बहुत हद तक देखा गया है कि जो इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट 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 फॉर पब्लिक फाइनेंस, फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी एंड पॉलिसी, वो इस डॉक्यूमेंट को अपना बेस बना करके रिसर्च के रिपोर्ट पैदा करता है। तो देखो, ये रेलेवेंट इश्यूज है, ये आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करेगा। इससे आपने इसके वैल्यू को एक समझा होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और चूंकि गवर्नमेंट ओपनली इस डॉक्यूमेंट को सामने रख रही है, तो गवर्नमेंट के अंदर ये गट्स है कि गवर्नमेंट अपने क्रिटिसिज्म को फेस करे, अपने जो एफर्ट है उसका प्रेज और उसको अप्रिसिएट होता वो देखे। तो इसीलिए ये बहुत पोटेंशियल एरिया बन जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो उनके कैंडिडेट हैं गवर्नमेंट के उस प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं कि नहीं, अप्रिसिएट करते हैं कि नहीं। तो इसलिए आपको जेंडर बस्टिंग के ऊपर, जेंडर बजट के ऊपर अपने ओपिनियन को अच्छे से बना के रखना है। अच्छा दोस्तों, इस जेंडर बजट के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो एलोकेशन है बजट का उसके तीन पार्ट बने, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में हम उन प्रोग्राम और स्कीम्स को रखते हैं जहाँ की एलोकेशन 100% विमेन के बेनिफिट के लिए हो रहा है। पार्ट बी में ऐसे प्रोग्राम जहां पे एटलीस्ट 30% और मोर, कम से कम 30% होना चाहिए, 33%, पर उससे ज्यादा ही हो, ऐसे प्रोग्राम को एटलीस्ट इतने प्रोग्राम को गवर्नमेंट रखती है अपने इस स्कीम के अंदर। तो इसलिए कैटेगरी 3 को जोड़ा जाता है। और ये पार्ट सी को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। पार्ट सी में क्या है कि भलाई 30% से नीचे हो, पर उसमें विमेन का कोई प्रोविजन हो, अगर उसमें प्रोविजनिंग हो, विमेन की प्रोविजनिंग हो, तो इस केस में प्रोविजनिंग फॉर वुमेन, तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, उसको भी जेंडर बजट के अंदर डालती है। तो हम देखते हैं कि इसके मकसद क्या है। तो सबसे पहले तो देखो, जो पार्ट ए है जिसको मैंने बताया कि इसमें गवर्नमेंट 100% एलोकेशन के स्कीम्स के प्रोग्राम के बारे में अपने डेटा शेयर करती है। तो इसमें मेन है कि गवर्नमेंट ये हिंट करती है कि देखो, हमने टारगेटेड इंटरवेंशंस कौन कौन से किए, इंटरवेंशंस कौन कौन से किए, राइट। जैसे कि कुछ प्रोग्राम आप जानते होंगे, सुकन्या सुकन्या समृद्धि योजना, समृद्धि योजना। ये क्या चीज है सुकन्या समृद्धि योजना? ये एक तरह का जो गर्ल चाइल्ड होती है, उसके नाम पे गवर्नमेंट एक बहुत बड़े ब्याज पर पैसे को एफडी के रूप में रहती है, और इसको 18 साल के बाद ही मैच्योर हो सकता है, जैसे कि विमेन जब बच्चियां बड़ी हो जाएं तो उनके एजुकेशन और मैरिज के लिए सपोर्ट मिल सके। तो मेन कारण क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? जो बैंक की सुविधाएं हैं, कैसी सुविधाएं? फॉर्मल बेनिफिट्स जो होती हैं, बैंक के अलावा तो लोन और से भी जगह से मिल सकता है, वो इनफॉर्मल होता है, उसमें ब्याज दर का कोई रेगुलेशन नहीं होता,
वो एक तरह से अनगाइडेड होती हैं, मॉनिटर नहीं कर सकते उसमें। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो बेनिफिट है वह विमेन को मिले, और ये बिल्कुल हद तक आप देखो कि बिल्कुल टारगेटेड है। 100% इसका जो एलोकेशन होता है गवर्नमेंट इसमें क्या करती है कि वे लाइक इस कैटेगरी को पार्ट ए में रखती है। सेकंड जो पर्पस है इसका, एम्पावरमेंट को दर्शाने के लिए। एम्पावरमेंट ना, एम्पावरमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि विमेन को डिसीजन लेने में जिससे बेनिफिट मिले, तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे एक्सेस देती है एजुकेशन में, हेल्थ में। और आप शायद ये भी जानते होंगे कि एक पोर्टल बना है गवर्नमेंट, महिला महिला ए हार्ट। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक पोर्टल बनाई है जहाँ पर विमेन द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसकी मार्केटिंग करती है। और इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है कि एक देखो आप, ये एक एंटरप्रेन्योरल एम्पावरमेंट भी दे रही है यहाँ पे, एजुकेशन और इसके साथ। तीसरा जो पर्पस है कि कुछ विजिबल डेवलपमेंट दिखे, विजिबिलिटी दिखे। पार्ट ए का विजिबिलिटी का मतलब, हाँ, यहाँ पे पार्ट ए का विजिबिलिटी का मतलब क्या है कि ये दिख जाए कि गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम को प्रायोरिटी दे रही है। विजिबल हो गया, अच्छा गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को पार्ट ए में रखा, मतलब ये गवर्नमेंट का प्रायोरिटी नंबर और प्रायोरिटी नंबर 1 है। तो इस तरह से एक प्रायोरिटी पता चलती है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पता चलती है, प्रायोरिटी ऑफ स्कीम्स। दूसरी चीज, इसका मकसद और क्या होता है, एक पता चलता है अच्छा एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट प्रोग्राम कौन सा है वुमेन के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सॉरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। तो ये किस लिए लाया था ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम था जो प्राइमरी स्कूल में जो जेंडर गैप हो रहा है एनरोलमेंट लेवल पर, उसको कम किया जा सके। उस हद तक, काफ़ी हद तक ये प्रोग्राम एस्टेब्लिश होता है यहाँ पर। तो इस हद से अगर आप देखो तो पार्ट ए का जो मकसद है वो एक तरह से गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को बताता है, एम्पावरमेंट के लिए ये है। और दूसरी, विजिबिलिटी, मतलब एक आइडिया मिल जाए कि गवर्नमेंट किस प्रोग्राम के लिए ज़्यादा बैकअप कर रही है ना। जब हम पार्ट बी के बारे में बात करते हैं, जहां पर एटलीस्ट 30% तो एलोकेशन होना चाहिए। इसका मेन मकसद है कि जो भी प्रोग्राम हैं जो कि एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के लिए नहीं है, विमेन के लिए नहीं है, उनको मेन स्ट्रीम विमेन डेवलपमेंट की तरफ लाया जाए। तो मेन स्ट्रीमिंग, द पर्पस इज मेन स्ट्रीमिंग। तो आप भी साथ में नोट्स बना सकते हो, मेन स्ट्रीमिंग टूवर्ड्स जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्विटी, राइट। इसमें आपने देखा होगा कि एक प्रोग्राम भी है गवर्नमेंट का जिसमें है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इसीलिए मैंने आपको दिया था ये प्रोग्राम स्टार्टिंग में कि कैसे एनआरएलएम जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अभी तक ये भी है जिसने काफ़ी अपने ऑब्जेक्टिव्स को तय किया है। दूसरा चीज़ है कि गवर्नमेंट चाहती है पार्ट बी से कि बहुत सारे प्रोग्राम को इंटीग्रेट किया जाए विमेन इक्विटी के लिए, तो मेन स्ट्रीम लेवल पे लाया जाए। दूसरी चीज़ इसमें कि प्रोग्राम को इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम फॉर विमेन बेनिफिट, विमेन बेनिफिट। ओके। तो लाइक इसमें ये प्रपोज पर्पस है कि इनका मेन पर्पस है कि जो जेंडर गैप है उसको एड्रेस करना, और ऐसे एरिया में ज़्यादा प्रोग्राम पार्ट बी के एलोकेशन रखे जाते हैं जहाँ पर ये बहुत ही वाइड है, जो जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। और इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एक ब्रॉडर कवरेज हो प्रोग्राम का, जिससे कि रिमोट एरिया में भी जो डिस्पैरिटी है उसको भी मैनेज किया जा सके। इसमें एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान। इसमें तो आप जानते होंगे स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत सारा एम्पावरमेंट इस तरह से मिला कि एक एक्सेस था विमेन को टॉयलेट की तरफ, और इस तरह से। तो गवर्नमेंट एक बाय एंड लार्ज किसी भी मीडियम से एक एम्पावरमेंट पहुंचाना चाहती है। दूसरी चीज है इस पर्पस पार्ट बी का ये है कि अपने जो प्रोग्राम है उसमें जेंडर बजटिंग के जो कवरेज है उसको फैलाना चाहती है गवर्नमेंट। तो कवरिंग अ ब्रॉडर रेंज। तो
जब आप इस एस्पेक्ट्स में देखते हो, ये तो एनालिसिस का कंटेंट है यहाँ पे, जब इस एस्पेक्ट से आर्टिकल को पढ़ोगे तो आप उनके इन डेप्थ असेसमेंट भी कर सकते हो। अब जो है पार्ट सी है, ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस, मतलब इस बजट से ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसका 3 पर्पस है। पहला है इंक्लूसिविटी लेके आना। इंक्लूसिविटी का मतलब, इंक्लूसिविटी इसका मतलब ये है कि चूंकि अब मैंने आपको बताया कि 30% से कम हो, लेकिन ये गारंटी करे प्रोग्राम कि वुमेन की बेनिफिट के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। इस सिग्निफिकेंट जो प्रोग्राम है, इस पर मनरेगा का एक प्रोग्राम आप जानते होंगे। मनरेगा में ये गारंटी ली जाती है, गवर्नमेंट देती है कि जो भी जॉब एलोकेशन हो रहा है उसमें 33% एटलीस्ट वीमेन तो हुई, 30% के अराउंड। तो इसीलिए ऐसे प्रोग्राम को रहे कि इंक्लूसिवनेस का मतलब किसी भी हद में रहकर भी किसी भी हद तक विमेन को एक बेनिफिट का कुछ एक सेगमेंट इसमें मिले, जैसे कि कवरेज ज़्यादा हो। और यही कारण है कि इसका जो मेन दूसरा जो पर्पस है वो एक कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर प्रेजेंट करना। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब ये बताना कि कितने वाइड एरिया तक गवर्नमेंट ने अपने आप को फैला के रखा है, कितनी कंसर्न गवर्नमेंट रखती है यहाँ पर। और साथ ही साथ इस स्कीम से एक मॉनिटरिंग टूल के रूप में भी देखा जाता है इसको, पार्ट बी को। मॉनिटरिंग टूल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है किस हद तक हेल्प कर रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इसमें जो 30% के नीचे वाला जो स्कीम, इसमें एक सर्व शिक्षा अभियान का भी एक स्कीम आप देख सकते हो, जहाँ पे गवर्नमेंट इस तरह के जो लाइक स्कीम होते हैं उसके जो फंड एलोकेट करती है, गवर्नमेंट उस तरह के प्रोग्राम को यहाँ पर रखती है। तो बाय एंड लार्ज ये 3 कंपोनेंट्स हैं जेंडर बजट की, और इसी कंपोनेंट के बेसिस पर गवर्नमेंट अपने बजट को बनाती है। तो बनाती कैसे है? पहले तो ये स्टेप फॉलो करती है, पहले तो जेंडर एनालिसिस करती है। गवर्नमेंट देखती है कि कहाँ पर जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, उस बेसिस पर गवर्नमेंट एक प्लान प्रपोज करती है, उस प्लान का पायलट प्रोजेक्ट बनता है, और उस पायलट प्रोजेक्ट के बाद गवर्नमेंट एक एलोकेशन करती है, और उस एलोकेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट फंड एलोकेट करती है, और फिर उसकी मॉनिटरिंग और उसको एवेलुएट किया जाता है, जैसे कि उस प्रोग्राम के बारे में पता चले कि उसको कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है। इसका मकसद क्या है जेंडर बजटिंग का? तो एक तरह का ये प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी को। जेंडर इक्वालिटी जैसे सोसाइटी बैलेंस रहे, बैलेंस सोसाइटी में क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, पीसफुल होता है, ज़्यादा हम जो अपने ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी में बैलेंस ग्रोथ आता है। बैलेंस ग्रोथ होने से लाइक ओवरऑल जो ग्रोथ है, सारे रिसोर्स का एक ऑप्टिमम लेवल पर एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक्सप्लॉइटेशन मतलब पॉजिटिव सेंस से एक एक्सप्लॉइटेशन होता है यहाँ पर। विमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब कि उनको डिसीजन लेने को एक फ्रीडम मिल रहा होता है, और इसी के बेसिस पर विमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमी में, पॉलिटी में, इन सब में बढ़ाया जा सकता है। इसका मेन पर्पस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी है, जैसा कि हमने देखा एक सेपरेट बुकलेट होता है, इसका डॉक्यूमेंट होता है रादर। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये सारा कुछ वेबसाइट में ओपन होता है, और लाइक इवन कोई जनरल पब्लिक इसके डेटा को एक्सेस कर सकती है। और चूंकि जेंडर बजटिंग में गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट हर स्टेट को भी इन्वॉल्व करती है। तो आप देख सकते हैं स्टेट परफॉर्मेंस क्या है, किसको कितना फंड एलोकेट हुआ, गवर्नमेंट किस स्टेट गवर्नमेंट ने कितना यूज किया, कितना नहीं, उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए रहते हैं। तो एक तरह के अकाउंटेबिलिटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर एक उनके ऊपर बिल्कुल टाइट रेगुलेशन हो, उस तरह की चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे ग्लोबलाइजेशन ने बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए दिया है कि हमारा स्क्यूड डेवलपमेंट है, जैसे जॉबलेस ग्रोथ का कहानी आप जानते होंगे। कुछ स्टेट हमारे आगे बढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या है कि लैक ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। तो इसलिए जेंडर बस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए भी। इसके चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, ये तो आपको पता ही है। इसमें क्या होता है कि पॉलिसी मेकर तो इम्प्लीमेंट करते हैं पर उनको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि पीपल्स इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, उनको आइडिया भी नहीं रहता, और एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने से बहुत सारी पॉलिसी की यूनियन गवर्नमेंट की स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। डेटा गैप होते हैं। डेटा गैप होने का मतलब ये है कि
इनएडिक्वेट डेटा नहीं मिलते, क्योंकि बहुत सारे प्राइमरी डेटा डेवलप करने पड़ते हैं, उस बेसिस पर एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। और चूंकि पता होगा कि प्राइमरी डेटा तो खुद पब्लिक से जनरेट किया जाता है, जब उनके पास अवेयरनेस नहीं है तो उनके पास डेटा और उनके प्रोग्राम और पॉलिसीज के बारे में नहीं आइडिया, तो उस तरह से असेसमेंट नहीं हो सकता। तो ये अभी के चैलेंजेस हैं इसके लिए। रेसिस्टेंस टू चेंज, इसके कहने का मतलब है कि अभी भी बहुत जगह जैसे गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है, उसका वो लेवल, उस लेवल पे रिटर्न नहीं मिल रहा। एंड कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स, लाइक इसमें ये भी देखा गया है कि बहुत जगह जेंडर बजटिंग तो है, पर उसके जो आउटकम है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि बहुत जगह वो कैपेसिटी नहीं है कि उसकी पूरी बेनिफिट को एब्जॉर्ब किया जा सके। तो अब हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में लिखा क्या है। तो मैं बिल्कुल जिस्ट में बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप होगी, हो सकता है आप नया कुछ थॉट इसमें डेवलप करो, पर इसको आप जरूर कंसीडर करना। ये हिंदू का आर्टिकल है और ये सोर्स बन सकता है, क्योंकि हिंदू के पेपर में काफी अच्छा इन डेप्थ एनालिसिस होता है। क्रिटिसिज्म बेसिस में तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, पर बहुत ही कम फ्रंट में आपको इस तरह के पॉजिटिव असेसमेंट मिलेंगे। तो इसीलिए ये आर्टिकल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये सोर्स बन सकता है आने वाले क्वेश्चन पेपर के लिए, यूपीएससी मेन सोर्स के लिए। तो ये जो आर्टिकल है ये कहता क्या है, सबसे पहले कि अभी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ग्रेजुअली 1% ग्रोथ रेट पर लेके आ गई है अपने आप को। और दूसरा क्या है कि अभी तक जो गवर्नमेंट की जो राउंड द ईयर जो एलोकेशन है वो 3 लाख करोड़ है। तो ये अब तक का सबसे ज्यादा है, और इसीलिए ये गवर्नमेंट इतने अपने इस चीज को अप्रिसिएट भी कर रही है। और इसके पीछे कारण भी ये आर्टिकल में ही बताया जाता है, इसी आर्टिकल में बताया कि ऐसा क्या रीजन है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट सी को भी जोड़ दिया गया इसलिए, तो अब इसका जो साइज है, गवर्नमेंट चूंकि एक्सक्लूसिवली कोई नया बजट नहीं डाली, फिर भी बड़ा साइज दिखने लगा, क्योंकि नया पार्ट सी इसमें इंक्रीज हो गया। और कुछ कुछ सेगमेंट में और भी गवर्नमेंट पार्ट ए में भी किसी किसी एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाया है, जिसमें कि एलोकेशन 100% वुमेन के लिए है। अ, इसमें जो अभी तक का प्रोग्राम है कि गवर्नमेंट ने, ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया था कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो विमेन लेड डेवलपमेंट है। ये उनके जो स्पीच थे उसका ये कोर प्रोग्राम था। और इसलिए गवर्नमेंट ने अभी जो बजट है उसमें ये बताया कि जो 6.8% है टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब, अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपए का कोई प्रोग्राम बनाया है कि इतना एक्सपेंडिचर करेगी, तो उसमें लगभग लगभग 7 रुपए गवर्नमेंट ने विमेन बजटिंग के लिए एलोकेट किया है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जब आप इंडिया की जीडीपी का साइज देखोगे तो। और इसीलिए ये जो अमाउंट है, जो अब तक का ट्रेंड चला आ रहा है, वो आप इस डेटा से भी देख सकते हो कि जो अब तक का ट्रेंड चला आ रहा है उसमें ये सबसे ज्यादा एलोकेशन है यहाँ पर। और इस कारण से ये जो प्रोग्राम है बहुत हाईलाइटेड है। इसमें ये भी बताते हैं कि लगभग लगभग सभी प्रोग्राम के 5% जो एलोकेशन है, ये बजट एलोकेशन है जेंडर बस्टिंग के लिए है। और ये अब तक का सबसे बड़ा एक मेन कारण है इसके पार्ट सी से जो इंक्रीमेंट इसको मिल रहा है उससे। अब इसमें कुछ लूप होल्स भी बताया गया है कि कुछ ओवर रिपोर्टिंग हो गई। जैसा कि मैंने बताया कि वेबसाइट में हर स्टेट को अपडेट करना होता है डेटा में, तो कुछ कुछ ऐसा देखा गया है कि कहीं कहीं पर कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन है, ओवर रिपोर्टिंग है। जहां पर गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया उससे ज्यादा फंड को खर्च होते हुए दिख रहा है। कहीं कहीं अंडर रिपोर्टिंग भी है कि पैसे चले गए हैं पर वो डेटा उसमें नहीं आया। तो उसी के बारे में ये बताते हैं कि जैसे कुछ प्रोग्राम है जिसमें पार्ट ए में सही एक्यूरेट डेटा एनालाइज नहीं किया गया है। तो इसमें जो सजेशन है वो ये कहता है कि आपसे गवर्नमेंट को ये कंपेल करना चाहिए कि हर प्रोसेस का एक एक्सप्लेनेशन रखें, जिससे कि जो ये अनोमलीज है उसको कैटर किया जाए, उसको रोका जा सके। और अब जो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो यही है कि एनोमलीज को कैसे करके हम कम करें, तो जिससे कि इस बजट की जो एक्यूरेसी है, जो ऑडिट करने का जो चांसेस है वो इम्प्रूव हो, जिससे कि आउटकम का बेस्ट बेटर असेसमेंट किया जा सके। और जो पार्ट सी है अभी तो कैजुअली इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, पर उसको थोड़ा सा साइंटिफिक इंटीग्रेशन भी करना चाहिए, जिससे कि इसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच पता चल पाए, असेसमेंट हो सके। और ये बहुत ही क्रूशियल है कि जेंडर बजटिंग एक बहुत बड़ा काम करेगा जेंडर जो गैप है उसको कवर अप करने के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही। आप क्वेश्चन को लिखो, ट्राई करो, और क्योंकि इसमें पोटेंशियल है, ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है जेंडर बस्टिंग के ऊपर।
तो दिस मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।